अ, आप सभी साथियों को इस इंडियन एसोसिएशन की इस एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेंट की जूम मीटिंग में स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगा नाहर सिंह जी का। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं अभिजीत चतुर्वेदी जी। ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़े चुनावी अभियानों में भाग लिया है। वो कनाडा का इलेक्शन हो या फिर यूएस का इलेक्शन, सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे साथ हैं अमन बंधवी जी। अमन बंधवी जी ने भी देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे चुनावी अभियानों में भाग लिया है और ये पीआर बैकग्राउंड से हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं दीप्ति विलास जी। ये बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट थे मिनिस्ट्री ऑफ होम्स और अर्बन अफेयर्स में ये रहे। इसके अलावा कई सारे सीनियर पोजीशन पे दीप्ति विलास जी ने काम किया है। हमारे साथ हैं तपेश गौड़ जी। तपेश गौड़ जी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से एक सामाजिक कार्यकर्ता और वहाँ के नगर निगम से पार्षद और कई सारी और जिम्मेदारियां पे इन्होंने लेके काम किया है। ये 2 बार पार्षद थे और फिर इन्होंने उसको छोड़ दिया। तो क्योंकि हमारा समय शुरू हो चुका है और हमें लगता है कि अब हमें अपनी चर्चा को शुरू करना चाहिए। उसने कहा था 4:30। हाँ, मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा नाहर सिंह यादव जी को। नाहर सिंह जी, अभी जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बारे में जो और हैवी नहीं है आपका आपका आकलन है उसको हम सुनना चाहेंगे और क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, अच्छे मन मुताबिक चुनाव रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। नाहर सिंह यादव जी। तपेश जी म्यूट कर दीजिए। ना, कपड़ा भी नहीं लिया रंग होके। नाहर सिंह जी, हम आपसे अभी जो चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस के प्रदर्शन और चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके विषय में जानना चाहते हैं। आपकी क्या राय है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो 100% श्योर हूं कि इसमें ईवीएम का काम है। केवल इतना माहौल था कांग्रेस का। हर तरफ कहीं भी जाओ, 2 सीटर में बैठो, 3 व्हीलर में या गाड़ी में जाओ, ट्रेन में चल रहे हो, कहीं कहीं भी बात करो, हर आदमी एक ही बात करता था, कांग्रेस आएगी इस बार, कांग्रेस आएगी इस बार। और उसके बाद परिणाम इस तरह के आए हैं। मुझे तो लगता नहीं है सिवाय ईवीएम के कोई खेल है। और ये अलग बात है कि हमारी आपके समझ में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है कि खेल आखिर है क्या है। पर है कि ईवीएम का खेल, और हम ईवीएम के अलावा किसी से हारे ही नहीं। हम ये मानने को तैयार नहीं थे, कोई भी कहता रहे। और ईवीएम का बहिष्कार, ये तो चुनाव का, लोकसभा का, मैं तो कहूंगा बहिष्कार करना चाहिए पार्टी को। तो बड़ा भारी नुकसान है था, नहीं तो वही जीतेंगे था। इतने माहौल के बाद भी हमें तो कुछ समझ नहीं आता हुआ कैसे, हो ही नहीं सकता था कभी। जी, आज इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है और इसमें सभी 28 दल भाग ले रहे हैं। तो जो ईवीएम मैनिपुलेशन का मुद्दा है, क्या ये पार्टी प्रदेश कार्यालय की तरफ से और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इसके संबंध में कोई रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को? अब ये मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जीतू पटवारी और अजय सिंह जी, इन लोगों के वीडियो आए थे। उन पर ये बराबर यही कह रहे थे कि ये ईवीएम के अलावा और कोई खेल दूसरा है नहीं।
ईवीएम का वो मान रहे थे। और अजय सिंह तो ये भी कह रहे थे कि हमें बहिष्कार करना चाहिए। तो हो सकता है इन लोगों ने रिपोर्ट कोई भेजी हो, वहां भेजी होगी इन लोगों ने रिपोर्ट कोई। ये रिपोर्ट का अभी तक मीडिया में किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं आया है। कहीं इसका पीछे कारण तेलंगाना इलेक्शन में कांग्रेस का जीतना तो नहीं है? क्योंकि अगर इस तरह की रिपोर्ट मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से केंद्र को भेजी गई होती तो मीडिया में ये बात लीक हुई होती। अभी तक इस बारे में कोई संज्ञान किसी के पास नहीं है। तो इस बारे में जी, पर इस पर तो आ रहा है, इस पर तो उनके बयान आ रहे हैं, मैंने खुद सुने हैं अजीत सिंह वगैरह की। वो तो इस तरह पे उन्होंने किया कि नहीं, सूचित किया कि नहीं, अपनी राय रखी कि नहीं, मुझे पता नहीं। पर इस पर तो मैंने सोशल मीडिया पर तो देखे हैं मैंने बयान उनके, खुद मैंने कमेंट्री भी किया उस पर। बयान नाहर सिंह जी, बयान तो कई सारे नेताओं के मैंने भी सुने, लेकिन साथ ही साथ कोई आधिकारिक उसके संदर्भ में ना कमलनाथ जी की तरफ से कोई पहल की गई, ना दिग्विजय सिंह जी की तरफ से कोई पहल की गई। ऐसे ही जितने भी प्रमुख नेता थे उन्होंने कोई इसका इसको प्रॉपर तरीके से इसको पेश नहीं किया केस के तौर पर। ये तो बड़ी दुखद बात है। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर तो बोल रहे हैं पर वहां अधिकृत रूप से नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी दुखद बात है। मैं तो ये कहूंगा पर कोई नतीजा निकलेगा नहीं। चाहे वो निराशा कार्यकर्ताओं में भी फैल रही है बराबर कि ये सब उसका खेल है। हम आपसे कहते हैं कि वो उससे क्यों नहीं करवाते हैं, उसकी मांग करना चाहिए, मगर उसके कुछ होगा नहीं साहब। बैलेट पेपर थे, बगैर बैलेट पेपर के अगर चुनाव होता है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई चुनाव जीत पाएंगे। और वो बड़े तरीके से करते हैं, एक आध जितवा दिया कहने को हो जाता, वो कहते जीत गए, वो कहते जीत गए, वहां क्या हुआ। अब हमारे यहाँ नरोत्तम मिश्रा जीत गए तो अब वो ये तर्क देते हैं लोग, वो कहते जीत गए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, नरोत्तम मिश्रा जी से दतिया के लोग तो खुश थे जी, बहुत नाराज थे ऊपर के लोग, उनकी पार्टी के लोग। इसलिए उन्होंने इनको, हमें लगता है कि इसमें शामिल नहीं किया, ये ईवीएम मशीन में इनको शामिल हमें लगता है इनको नहीं किया जानबूझकर कि तुम जो है। वो असल में क्या है कि दतिया में इतना पैसा लाए, इतना आवंटन लाए नरोत्तम मिश्रा जी कि इस वजह से वो लोग इनसे दुखी थे कि सब कुछ दतिया को लेके जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने इनको इसमें शामिल नहीं किया, इसलिए ये चुनाव हार गए। ये अपनी पार्टी से भी नाराज होंगे वहां कि मुझे शामिल नहीं किया, हरवा दिया। इस तरह हारे हैं ये तो सर। और ये हारे इस वजह से कि माहौल था भी कांग्रेस के फेवर में, और इनका बिना उसके हुआ, उनको शामिल नहीं किया, ईवीएम इनकी शामिल नहीं करी उसमें, तो ये चुनाव हार गए। और वो सब जगह ये रिजल्ट आते अगर वो ईवीएम मशीन का इसमें कुछ रोल रहा होता, तो जो दतिया का रिजल्ट आया वही आने वाले थे। इसमें अभी एक घटना हुई थी जिसमें अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव से ठीक पहले बयान दिया था, और जिसमें अखिलेश यादव जी ने बोला था कि हम लोगों को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं ले रही है, और शायद इसका असर जो है उनको उनको दिखाई देगा चुनाव के परिणाम आने के बाद। और ये जो जी, इस तो विषय में जी जी लेकिन ये अखिलेश यादव जी को कांग्रेस द्वारा साथ न लिया जाना कहीं न कहीं कुछ कम से कम ऐसी 10 से 12 सीटें थी जहां पे समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव था। और पिछले इलेक्शनों में भी अगर हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी कुछ ना कुछ सीटें जीती है, 1 जीती, 2 जीती, लेकिन जीती है मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस ने उनको अपने साथ क्यों नहीं लिया? कुछ नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फर्क पड़ा होगा। और कांग्रेस ने साथ नहीं लिया तो उनको लेना कोई बहुत जरूरी नहीं था। ये तो क्या है, उनको तो जो उनके कैंडिडेट जीते हैं वो केवल वो जीते जो कांग्रेस से विद्रोह कर गए थे, और या कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था, वो जीतने की स्थिति में थे, उनको टिकट उन्होंने दे दिया। हमारे यहाँ राजेंद्र भारती को दिया था एक बार, और वो चुनाव जीत गए थे। और यहाँ से सिटिंग विधायक भी थे, कांग्रेस ने उनको नहीं दिया और हमने दे दिया। अब वो कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीता, तो कैंडिडेट उनका क्या जीता, वो जीती तो अदर्स लोग हैं, वो लोग जीते हैं। लेकिन वो कहे हमारा आधार है, या आधार मैं नहीं मानता तो उनका यहाँ कोई आधार है। हमारे यहाँ उनका कोई आधार नहीं, बल्कि बहुजन का है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में।
बहुजन का जी असर तो है पर इनका नहीं, इनका समाजवादियों का कुछ नहीं। जी। समाजवादी जो जीतते हैं वो व्यक्तिगत ही जीतते हैं अपनी। अच्छा, तो व्यक्तिगत वजह हाँ ज्यादा रहती है, पार्टी नहीं हाँ, रहती इसमें। व्यक्तिगत कारणों से जीत जाते हैं लोग। किसी अच्छे कैंडिडेट को दे दिया, कोई अच्छा पॉपुलर आदमी हुआ उसको दे दिया, उसको मिल जाते हैं। इनका वोट यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। समाजवादी का तो कोई वोट नहीं है, बहुजन का वोट है, बल्कि जी। बहुजन आ, का वोट है, बाकी इनका नहीं है। मोहन यादव जी को पार्टी बीजेपी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया गया। और मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको क्या लगता है कि यादवों का जो सपोर्ट है क्या बीजेपी की तरफ एक तरफा हो जाएगा? नहीं नहीं, गलत, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद ऐसा यादव हूँ, मैं खुद यादव हूँ, पर मुझे तो अभी तक जी उन्होंने जी जो घोषणाएं की हैं, मुझे तो वो लग रहा है उनको फेलुअर की तरफ कदम बढ़ा दिए उन्होंने। जनहित का एक भी मुद्दा नहीं उन्होंने अभी तक घोषित किया है। तमाम सारी बातें, किसी का मकान गिरा दिया, वो कौन था अपराधी, वो बाबा की नकल कर रहे हैं, और नकल से कुछ नहीं होने वाला। कुछ अपना करके दिखाया तो है, अपना तो कुछ भी नहीं करा। एक भी घोषणा ऐसी नहीं करी आने के बाद। अगर कांग्रेस आ गई होती, अभी कई घोषणाएं हो गई होती। 500 का सिलेंडर हो गया होता, और भी लाइट का आधा वो करने का था, वो ये सब जो जनता से जुड़े मुद्दे थे वो अब सामने आ जाते। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है। अब अंडा जहां बिक रहे हैं, उन्होंने कहा हरा हरा पर्दा डाल दो उस पर, सब जगह हरे हरे पर्दे डाल दिए गए। क्या मतलब हुआ उसका? इसका कोई मतलब नहीं जी। है। और ये जनता से पे इन पे कोई असर पड़ेगा कुछ नहीं। और अगर इसी लाइन पर ये चलते रहे तो ये फेल हो जाएंगे। ये किसानों में और मजदूर वर्ग में बीजेपी के प्रति जो असंतोष था वो कहीं भी चुनाव परिणाम में नहीं दिखाई दिया। ईवीएम का जो आपने मामला बताया उसको अगर हम मानते हैं या नहीं मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आज की स्थिति में जब 6 महीने में फिर से 4 महीने बाद फिर से मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो उसमें आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं? किस तरह का प्रदर्शन या किस तरह की स्थिति बनते हुए दिखाई देती है आपको? देखिए, किसान तो अभी भी उनके खिलाफ है, वो पहले भी खिलाफ था। लेकिन जब ईवीएम बीच में आ जाता तो किसान क्या कर देगा? बैलेट पेपर तो होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। बैलेट पेपर जब तक नहीं आएगा, जी हमारी नाराजगी प्रकट होती नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है वो, क्या हो रहा है उसमें। और देखिए, वो ये कहते हैं ना, बार बार चुनाव आयोग कहता है कि ये खड़ी रखी है मशीन ईवीएम, कुछ करके दिखाओ। ये बात मुझे उनकी जमती नहीं है। मैं कह रहा हूँ एटीएम लगा हुआ है, कोई अगर ये कहे कि ये एटीएम लगाया, करके दिखाओ, निकाल के दिखाओ पैसे, तो हम और आप नहीं निकाल सकते, पर निकालने वाले निकाले जाते हैं, जो तो वो तो कर ही रहे हैं। और लोगों का ये भी तर्क है, चांद पर पहुंच गए, यहां से कंट्रोल हो रहा है। ईवीएम मशीन कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हैं उसको कहीं से नियंत्रित। तो ये सब तो संभव है। चुनाव आयोग का ये तो बिल्कुल तर्क गलत है। चुनाव आयोग का ये तर्क जी। गलत है, करके दिखाओ, ये रखी है ईवीएम। अब भले लोगों तो कह दो करके दिखाओ, क्या करेगा? हम तो एटीएम में भी नहीं कर सकते, लेकिन वो कर लेते हैं करने वाले, और ये बैठे रहते हैं सब। तो इसलिए वो चुनाव आयोग जो तर्क देता है ना, उस पर हमारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि अब क्या करें साहब, अब क्या करो, जब पकड़ में आएगा तब आएगा। और जिस दिन पकड़ में आएगा उस दिन मोदी और शाह भागते नजर आएंगे, जनता उनके पीछे भगेगी, पकड़ो पकड़ो। लेकिन लेकिन नाहर इंडिया सिंह जी, यही बात मुझे थोड़ा सा इसमें अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये यही पक्ष आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अन्य सभी विपक्षी दलों की तरफ से भी इसको पुरजोर तरीके से उठाया जाना चाहिए, लेकिन वो सब चुप क्यों है? ये पता नहीं आता वो क्या है सारे हमारा। चुप हैं, कोई भी नहीं बोल उस स्तर तक, उस स्तर पे हमारी अभी बातचीत कहीं किसी से हुई नहीं है, कोई मिला भी नहीं, रहा है। इसलिए कोई बात नहीं, उनके बारे में नहीं कह रहे क्या इसमें सोच रहे वो लोग। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होता नार सिंह जी कि जिसको मुख्यमंत्री जो बन गया या जो एमएलए बन गया या एमपी बन गया वो चुप हो गया, कहने लगा मेरा तो काम हो गया। ये हाँ, ये ये मानसिकता तो नहीं है या और कोई अन्य कारण है? नहीं नहीं, अब मुख्यमंत्री किसका बन गया? कौन? देखिए, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तेलंगाना में कांग्रेस का बना। अरे उससे और वो एक आध वो मिजोरम एक आध तो में देना पड़ता है। हाँ वो ये भी क्या है, होशियारी है ये भी उनकी। इन्होंने जी होशियारी से दिया कि तुम ले जाओ, हिमाचल में तो छोटे वोटे दे दिए, तुम ले जाओ उस पर, या उसको निष्पक्ष करा दिया, फ्री होने दो, छोड़ दो इसको, ईवीएम को इसमें इन्वॉल्व मत करो। तो वो जीत गए, जीतना था, जीतना जीतना था तो।
और वैसे ही कर्नाटक में भी कर दिया होगा कि छोड़ दो, निष्पक्ष होने दो चुनाव। उन्हें आइडिया था कि हम जीत जाएंगे, नहीं जीते, तो जहां जहां वो छोड़ते जा रहे हैं अभी वहां जीतते जा रहे हैं। छोटी मोटी स्टेट जितवा देते हैं, बाकी निपटवा देते हैं। मगर ईवीएम के तो जो हो नहीं सकता, हम मानने को तैयार नहीं। बहुत माहौल था, बहुत माहौल बिल्कुल। कांग्रेस के फेवर में। नहीं, माहौल तो मैंने भी देखा। मैं जब रिजल्ट आया तो मैं अचंभित था कि इतना विपरीत रिजल्ट कैसे हो सकता है मध्य प्रदेश का। क्योंकि जो 18 साल 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों का गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं तो दिखाई देता लेकिन वो तो कहीं नहीं दिखाई दिया। नहीं, कहाँ पिछली दिखता बार दिखा भी दिख रहा था ना, लोग बोलने में तो कर रहे थे ना, लेकिन बैलेट पे नहीं उतर, उस पे नहीं उतर पाया वो मतपेटी बैलेट में। में नहीं दिखाई दिया। वो बैलेट में उसमें नहीं नहीं दिखाई दिखाई दिया, दिया कहाँ से देगा? और परिणामों में नहीं दिखाई ईवीएम, दिया। जब वहाँ ईवीएम का नेतृत्व है तो कुछ हो नहीं सकता। ईवीएम से जी होना है तो कुछ हो नहीं सकता, करते रहो। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नरोत्तम मिश्रा ने बहुत काम कराए, बहुत पैसा लाए, बहुत पैसा लाए, और पार्टी के ऊपर के लोग इनसे नाराज थे। एक आध बार विधानसभा में व्यंग भी हुआ इस पर कि सब कुछ नरोत्तम ही ले जाते हैं, तो वो इनसे भी नाराज थे, तो इनको भी उन्होंने, उनकी पार्टी वालों ने इनको भी हरवा दिया नरोत्तम को यहाँ। उनको बैलेट पेपर में शामिल नहीं किया तो उनको भी हरवा दिया उनने। वो चाहते तो नरोत्तम भी जीत जाते। हम लोगों के जिताने हराने से कुछ हो नहीं रहा है, सब उनके ऊपर सही हो रहा है। सब कंट्रोल सरकार कर रही है अब, जी दिल्ली वाली सरकार। उसको जो करना है वो वही कर रही है। नहीं, जी नरोत्तम ने इतने काम करवाए थे, इतने काम करवाए थे कि उनको चुनाव जीत जाना चाहिए था, पर उनको छोड़ दिया भाग भरोसे, तो वो हार गए। जी बिल्कुल। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में और मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर जो बीजेपी का इस बार का परिणाम है वो बहुत बेहतर है। तो इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या कुछ भूमिका है, सिंधिया परिवार की? नहीं, वो तो अब क्या है कि सब सब एक तरफ एक लाइन पे चल गए। जो भी हुआ वो तो उसी का परिणाम है। सिंधिया जी का कोई फर्क नहीं। सिंधिया जी के साथ बहुत सारे लोग गए भी नहीं थे। सिंधिया के खास जिनको उन्होंने जिलाध्यक्ष बनवाया था, वो जिलाध्यक्ष ही नहीं गए थे। मुश्किल से 3-4 अध्यक्ष गए थे उनके साथ। उनका ऐसा कोई फर्क नहीं है कि उनकी वजह से कोई प्रभाव पड़ा। और हमारे बुंदेलखंड में तो सिंधिया जी का ही नहीं। अकेले दतिया थी, उस दतिया में उनका कोई मतलब ही नहीं है। दतिया उनके हिसाब से कभी नहीं चली। राजन भारती भी उनका विरोधी है, हमेशा से विरोधी रहा, वो जीता। सिमोड़ा से जो जीता है वो उनके साथ कभी नहीं रहा भाजपा का। यहाँ से बरैया जी जीते हैं, वो उनके साथ कभी नहीं रहे। और भी सीटें जो हैं उनके प्रभाव में बुंदेलखंड आता ही नहीं है। केवल दतिया में जी उनका प्रभाव था, वो भी घनश्याम सिंह के साथ समाप्त हो गया। घनश्याम सिंह जी कांग्रेस में रह गए, वो वहां चले गए, तो उनका प्रभाव वहां भी नहीं रहा दतिया में। जी। और ये जो भिंड और मुरैना और जो आपके जितने भी यूपी से लगे हुए क्षेत्र हैं, इधर इधर के चुनाव परिणामों के विषय में क्या आप का कोई विशेष आकलन? थोड़ा वहां जो है बहुजन से जुड़ा हुआ है। हरिजन वोट हम्म। थोड़ा, ये बॉर्डर के लोग जो हरिजन इधर उधर चले जाते हैं। अब हमारे यहाँ सौड़ा में एक चंद्रशेखर की कोई पार्टी आई, रावण करके कोई बोलते हैं वो, उसके जी साथ जी नए लड़के सारे लगे हुए थे। और घनश्याम जी सिंह जी चुनाव हार गए उसी वजह से। वो सारे जी के सारे लोग जो है एक अलग पार्टी कोई बना ली, उसका कैंडिडेट लड़ा था, उसके साथ चले जी गए, तो कांग्रेस हार गई। इसी जी वजह से हारी कांग्रेस। वो हरदनी वोट मिल जाते तो जीत जाते। 10,000 जी बहुजन जी वाला ले गया, चंद्रशेखर वाले 20-25,000 ले गए। हरदनी जी हरदन जी। किया जाता था। अभी जो यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, जी उसका जी कांग्रेस से गठबंधन होने का कुछ बन रहा है। तो जी, हो जाए तो अच्छा अगर रहेगा। ये लोकसभा चुनाव में इस तरह का गठबंधन बनता है तो इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। 100%, 100%। और अखिलेश यादव जी के साथ भी गठबंधन हो रहा है, और मायावती जी नहीं आएंगी साथ में, लेकिन अखिलेश यादव जी आएंगे गठबंधन में। और साथ ही साथ कुछ और भी अन्य दल हैं, जिसे आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे थे हाँ और कुछ अन्य दलों ने भी उतारे थे, वो भी शायद नहीं उतारेंगे। तो ये जो वोट छिटक जाता है, और जो ऐसी सीटें जहां पे काफी नजदीकी नजदीकी लड़ाई होती है, तो जी, उस पे आपको फायदा मिलेगा। ये मिल के चुनाव लड़ने का फायदा होता है। हाँ बिल्कुल होगा और फायदा। इसके
इतर अगर हम बात करते हैं कि ये चुनाव जो परिणाम मतलब इतना भिन्न क्यों आया, तो मैं इसके विषय में कुछ चीजें और भी आपको शायद बताना चाहूंगा। एक होता है जी। ईवीएम और एक होता है ईबीएम। ईबीएम ईपी मतलब होता है ईबीएम। ई क्या? ई फॉर होता है इकोनॉमिक, बी फॉर हाँ होता है बैकवर्ड और एम हाँ। फॉर होता है मैनेजमेंट। तो अच्छा जो चुनाव में हर एक विधानसभा स्तर पर कुछ परसेंट वोटर ऐसा भी होता है जिसका जो इकोनॉमिक बैकवर्ड होता है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है आपको भी पता है। जी वो पैसे से ही होता है, वो उसको खुश करके किया जाता है, लेकिन वो किया जाता है। जी तो जी। वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। इस हाँ बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, इसका भी फर्क पड़ता है। वो भी बहुत चलन में आ गया अब, पहले नहीं था जी, ये पहले बहुत नहीं चलन में था। आ गया है। इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, इफेक्ट इसका भी होता है बहुत सारा। और अब उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो वो तो जी किसी भी तरीके से खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। और वो जी ये सब करते हैं, वो सब इसलिए करते हैं कि ताकि लोग देखें कि हम तो पैसे और इसकी वजह से जीते। लेकिन एबीएम तो मुख्य है ही है उनका। आपका जो जी एबीएम है, ये थोड़ा इनका, ये तो दिखाने के लिए करते हैं वो, कि देखो हम तो ये भी कर रहे थे, हमने दारू भी बांटी, हमने पैसे भी बांटे, तो हम जीते। ये सब भी करते हैं वो, लेकिन वो मुख्य उनका वही है। हम कह रहे हैं बैलेट पेपर से एक चुनाव करा लें, उन्हें पता लग जाएगा उनका बड़ा नेता कोई भी लड़ ले। मोदी खुद लड़के देखें एक बार, मोदी जी लड़के देखें एक बार बैलेट पेपर पर, उनको पता लग जाएगा जी। परिणाम। वहां भी उनके फेवर वाले लोग उतने नहीं है, लेकिन वो तो बस ठीक है, सब चल रहा है तो हो रहा है सब। बैलेट पेपर से चुनाव कुछ तो करा ले, एक आध दो जगह, दो चार छह जगह करा ले। और देखिए, राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हारे, क्यों हारे? क्योंकि उन्हें पता था कि ये सीट उनकी है, वे लड़ेंगे यहाँ से। और वायनाड से क्यों जीत गए? उन्हें पता नहीं था, वो सडनली वहां सडनली गए थे, अचानक फार्म भरा था, तो वहां की तैयारी हो नहीं पाई तो जीत गए। अगर वो वायनाड का भी घोषणा कर देते ना पहले, 6 महीने पहले, यहाँ से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, तो राहुल गांधी वहां से भी हार जाते। मध्य प्रदेश में देखिए, आज चुन चुन के हराया लोगों को। जीतू पटवारी बोलने वाले, बहुत अच्छा वक्ता, और जम के विरोध करते थे, वो हारे। डॉक्टर गोविंद सिंह को हराया। जितने हमारे अपने कांग्रेस के जितने वो लोग थे ना, आगे की लाइन के लोग, उन सबको हराया जानबूझ के। और वैसे वैसे लोगों को जितवा दिया जिनका कोई ज्यादा वहां पहुंच नहीं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो पहुंच गए सब। और वो जो वो करने वाले थे, वो करने वाले थे, वो सब हार गए, उनको सबको हरवा दिया। ये सब प्लानिंग हम से हुआ धन्यवाद नाहर सिंह जी। हमारे साथ और भी अन्य साथी जुड़े हुए हैं। अब हम कुछ विशेषज्ञों की राय सुनना चाहेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने चुनाव को बहुत नजदीकी से देखा है, जी। हम उनकी राय सुनना चाहेंगे। इससे पहले एक एटी नाम से किसी का आ रहा है। मैं आपसे आपका नाम एटी लिखकर आ रहा है, आपसे आग्रह करूंगा कि आप मध्य प्रदेश चुनाव के विषय में अपनी राय रख सकते हैं हम हमारे मध्य, क्योंकि आपका नाम नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस वजह से हम नाहार आपका सिंह नाम है नाम मेरा, नाहार नहीं। सिंह यादव। नहीं, नाहर सिंह नहीं, इसके अलावा हम दूसरे सज्जन को संबोधित कर रहे हैं। एटी से उनका नाम दिखाई दे रहा है। नाहर सिंह जी, आपसे नहीं, मैं दूसरे सज्जन से बोल रहा हूँ। अ, जी एक- जी। अब अभिषेक अमिताभ बोल रहा हूँ, अमिताभ तिवारी। हाँ, अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ काम किया हुआ है, उनके एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर। और साथ ही साथ इनके लेख हर एक अखबार में छपते रहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे अमिताभ तिवारी जी से कि ये जो अभी मध्य प्रदेश चुनाव का जो रिजल्ट आया उसको आप किस तरह से आकलित करते हैं, उसके विषय में बताएं। थैंक यू अभिषेक। तो क्या होता है कि जब कोई भी जैसे चुनाव तो जंग होती है, करेक्ट। अब आप जब जंग में जाते हैं तो आपको अपना जो स्वॉट एनालिसिस है, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, उसका बहुत सही आकलन चलो करना।
चलो और अगम अरे है ना। तो अब मध्य प्रदेश में डिसइल्यूजनमेंट था, ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर 20 साल की सरकार है तो डिसइल्यूजनमेंट रहेगा ही, नेचुरल है, ठीक है। लेकिन डिसइल्यूजनमेंट को एंगर में तब्दील करने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है ना। वो ऑटोमेटिक एंगर में नहीं तब्दील होता है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो भी ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहा था, या कांग्रेस पार्टी की खुद की जो भी एक धारणा थी, मध्य प्रदेश में 74 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी कभी जीती ही नहीं है पिछले 3 चुनाव। पिछले 3 चुनाव का उल्लेख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद 3 चुनाव हुए, उससे पहले तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कैरेक्टर कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। अब अगर किसी पार्टी ने 74 सीटें जीती ही नहीं है पिछले 3 चुनाव में, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को 116 सीटें जीतनी है 170 में से, करेक्ट? 160 170 में से, दैट इज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 75%। इसलिए इसको मैं कहता हूं, ये बीजेपी का जो कर्नाटक प्रॉब्लम है वो कांग्रेस पार्टी यहां प्रॉब्लम फेस करती है। बीजेपी को आज तक कर्नाटक में सिंपल मेजोरिटी आई नहीं है, उसकी सरकारें बनी हैं क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र से वो गायब है, जिसको ओल्ड मैसूर कहते हैं। तो अब अगर किसी को 116 सीटें जीतनी है 230 में से, और किसी को 116 सीटें जीतनी है 150-60 में से, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है। 2018 में, जिसको कहते हैं बहुत ही जघन्य कारण थे चुनाव के, SC/ST आंदोलन था, सपाक्ष करके पार्टी थी ब्राह्मणों की और फॉरवर्ड कास्ट की, मंदसौर फायरिंग था, बहुत सारी बातें थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को उस वक्त सिंपल मेजोरिटी नहीं आई थी। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी वहां पर स्ट्रक्चरली कमजोर थी, स्ट्रक्चरली कमजोर। इतना आसान चुनाव उसके लिए था नहीं। अब उसको जो भी कह रहा था कि वो जीत रही है, वो किस बेसिस पे कह रहा था, वो अलग बात है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप जंग में जाते हैं तो एक तरफ एक पार्टी है जो कह रही है कि हम हार रहे हैं, और अगस्त से ही उसने अपनी कमर कस ली क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि पार्टी बैकफुट पे है, पार्टी हार सकती है भाजपा। उन्होंने 3 महीने पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, जब डेट भी अनाउंस नहीं हुआ था, है ना। शिवराज जी को आगे नहीं किया। और एक तरफ एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो डे 1 से कह रही है हम चुनाव जीत रहे हैं। तो जब शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, उससे एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जाता है वर्कर्स और लीडर्स को। एक तो स्ट्रक्चरली कमजोर है पार्टी, 74 सीटें कभी जीती नहीं है, और आप डे 1 से, अगर ठीक है आप ये बंद कमरों में कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप खुले में ये कहते हैं हम जीत रहे हैं तो उससे एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जाता है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक भाजपा को जिन राज्यों में हराया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2018, उसके बाद हिमाचल, कर्नाटक, और इस बार भी तेलंगाना, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी की कंबाइंड लीडरशिप रही है, कंबाइंड लीडरशिप, उसके बेसिस पे चुनाव लड़ा है। अब यहां पर विपक्ष में होते हुए उन्होंने एक सीएम फेस अनाउंस कर दिया। अब इस सीएम फेस अनाउंस करने से क्या होता है कि आप एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट, प्रेसिडेंशियल स्टाइल कॉन्टेस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए क्या है कि हम सभी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वही वीकनेस भी होती है। कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ होता है, ओवर कॉन्फिडेंस वीकनेस होती है। तो आपने एक 76 साल के व्यक्ति को सीएम फेस बना दिया, तो क्या बेरोजगारी की समस्या से जो युवा वहां जूझ रहा है, वो एक 76 साल के व्यक्ति से आइडेंटिफाई कर सकता है, उससे जुड़ सकता है? कमलनाथ जी स्ट्रेंथ थे पार्टी के, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनली मजबूत है, रिसोर्सेज है उनके पास, लेकिन वीकनेस भी थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मास लीडर थे नहीं, और या है नहीं। और उनके सामने शिवराज, जो कि थोड़ा बहुत फटीक फैक्टर था, बट किसी भी दिन शिवराज सिंह चौहान उनसे बड़े मास लीडर है कमलनाथ जी से। तो आपकी एक जो टेम्पलेट थी जीतने की, जो तेलंगाना में चल गई, वो आपने यहाँ पे टेम्पलेट चेंज किया,
कमलनाथ जी को सीएम फेस बनाया, उससे क्या हुआ कि लोकल मुद्दों से आपका ध्यान भटक गया, आप उन्हें हनुमान बख्त बताने लगे, छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट आइकॉन बताने लगे, और जो सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट करनी थी, और भाजपा उल्टा, आप देखिए भाजपा जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल लड़ती है वो सीट बाय सीट लड़ने लगी। 3 महीने पहले सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया, इतने सारे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, इतने सारे लोगों को उतार दिया। तो भाजपा सीट बाय सीट लड़ने लगी और कांग्रेस प्रेसिडेंशियल स्टाइल लड़ने लगी। और वहीं पर कहीं ना कहीं जो है कि वो स्ट्रैटेजी में मुझे लगता है कि गलती हो गई, चूक हो गई। और जो एक सबसे बड़ा प्लैंक था कांग्रेस पार्टी का 1500 रुपए महिलाओं को देने का, उसको जब भाजपा ने न्यूट्रलाइज कर दिया 1250 रुपए या 1000 रुपए लाडली बहना से, उसके बाद कांग्रेस का कोई काउंटर नहीं आया, क्योंकि न्यूट्रलाइज इन्होंने घोषणा कर दी अप्रैल में, और भाजपा ने जून से ही पैसे बांटने शुरू कर दिए उस स्कीम के तहत, है ना। तो उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, उसका कोई काउंटर नहीं किया। उसका काउंटर यही किया कि भाई हमारे स्कीम को कॉपी कर लिया, ठीक है, ये काउंटर था। अब अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे, और अब लास्ट बात कहता हूं, वोट प्रतिशत में 8% का लीड है भाजपा को, ठीक है। 50% महिलाओं ने भाजपा को वोट किया, 40% ने कांग्रेस पार्टी को, ये एक्सिस माई इंडिया के अनुसार। और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे स्पॉट ऑन है, तो ये डेटा भी उसका आप मान सकते हैं कि सही होगा। इसका मतलब है कि इस 8% लीड में से 5% लीड सिर्फ महिलाओं की वजह से है, और वो लार्जली सिर्फ लाडली बहना योजना से है। यहीं पे एक स्टार्क डिफरेंस है गहलोत और शिवराज में, या फिर बीजेपी की जो, सॉरी, कांग्रेस की जो राजस्थान की जो हार है, और बीजेपी की जो जीत है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में उन्होंने 15 से 20 स्कीम लॉन्च करी, लेकिन एक भी कैश ट्रांसफर स्कीम लॉन्च नहीं किया, एक भी कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं था राजस्थान सरकार का। और शिवराज ने सिर्फ एक ही स्कीम लॉन्च किया, 4-5 किए, बट लार्जली यही स्कीम लॉन्च करी। बट कैश ट्रांसफर स्कीम, उसका इम्पैक्ट बहुत डायरेक्ट होता है, इमीडिएट होता है, और उसका इम्पैक्ट हमें रिजल्ट्स में देखने को मिल गया। जी, बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया आपने अमिताभ जी। इसमें जो अभी आपने कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तुलना की थी, तो मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी पिछले 3 महीनों में काफी समय था, और वहां पर जो मैंने देखा पाया, कर्नाटक तो खैर, कर्नाटक में मेरा साल में 8 महीने आना जाना होता है। कर्नाटक जो स्टेट है और जो मध्य प्रदेश स्टेट है, ये थोड़ा डिफरेंट स्टेट है, दोनों ही नेचर डिफरेंट है। कर्नाटक जो है उसमें ओल्डर मैसूर रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वोकिलगा और बाकी जो लोकल कुछ हद तक कोस्टल एरिया में द्रविडियन पॉलिटिक्स भी हावी रहती है। बीजेपी वहां पर अपना प्रभाव नहीं बना पाती। वो लोकसभा चुनाव में 1-2 लीडर्स को छोड़ दिया जाए, प्रताप सिम्हा और बाकी, तो इसके बियॉन्ड वो लोग कुछ कभी नहीं अच्छा कर पाए। फ्लेवर ये है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो उस कर्नाटक के एरिया में प्रभावी नहीं है। मध्य प्रदेश में जस्ट ठीक इसका उल्टा है। वो ऐसे उल्टा है कि मध्य प्रदेश अगर बोला जाए तो आज के समय में बाबाओं का प्रदेश है। वैसे यूपी में बाबा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक से एक बाबा है, और बाबाओं का प्रभाव इतना है कि वहाँ हर दूसरा पॉलिटिशियन किसी ना किसी बाबा का चेला है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिंदुत्व का और हिंदुत्व राजनीति का बड़ा प्रभाव है। जब राहुल गांधी का और ये स्टालिन का के बच्चे का स्टैंड जो आया, और उसके बाद कमलनाथ डिफेंसिव मोड में आए, उन्होंने वो सब काम किए जो कांग्रेस की नीतियों से बिल्कुल अलग थे, वो करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी आंतरिक गुटबाजी कहिए या फिर समन्वय का अभाव कहिए या फिर और कोई कारण कहिए, वो दिखाई दिया। लेकिन कमलनाथ इस बात को जानते थे।
कमलनाथ को चेहरा शायद कांग्रेस ने इसलिए बनाया क्योंकि इससे पहले वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी ने उनके विधायक तोड़ करके वहां सरकार बना ली थी। तो वो चाह रहे थे कि शायद इनको सिंपैथी मिले। कमलनाथ छिंदवाड़ा के एक तरह से अघोषित राजा हैं, उस क्षेत्र में वो कभी हारे नहीं। तो कमलनाथ जी का ये प्रभाव था और कमलनाथ जी का वो जो फेस वैल्यू, वैसे कमलनाथ जी उत्तर प्रदेश कानपुर से, लेकिन चुनाव वो वहीं से लड़ रहे हैं। तो इसी को कांग्रेस भुनाना चाहती थी, तो उन्होंने अपना दांव खेला था, शायद चला नहीं, और भी बहुत सारे कारण थे। तो कांग्रेस का एक, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं शायद गलत भी हूँ, लेकिन मैं इस बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि आपसे कि कमलनाथ जी जो और जो कांग्रेस का जो प्रयास था, जो आखिरी के 30 दिनों में या आखिरी के 40 दिनों में जो कांग्रेस की गुटबाजी थी और जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जिस तरह से इलेक्शन में इन्वॉल्व हुआ गया और पूरा इलेक्शन मोदी के नाम पे और मोदी के गारंटी के नाम पे लड़ा गया, उसका क्या चुनाव नतीजों पर असर पड़ा? अमिताभ जी। देखिए क्या है कि बीजेपी के 36 बागी खड़े थे और कांग्रेस पार्टी के 39 बागी, जिसको पार्टी ने निकाला था। अब आपने बहुत सही बात करी कि मतलब ऐसा कम ही देखने को मिलता है। नॉर्मली रूलिंग पार्टी के बागी ज्यादा होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के कम होते हैं। यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी के बागी ज्यादा थे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जो समन्वय और कोऑर्डिनेशन गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखने को मिली। जो एक बात पिछली बार रह गई कि भाई आप, कमलनाथ जी तो 76 साल के हैं ही, जो कांग्रेस पार्टी के टॉप 2 हैं, कमलनाथ और दिग्विजय जी, दोनों ही 76 साल के हैं, दोनों ही 76 साल के हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप ओबीसी राजनीति की बात कर रहे हो, जितनी आबादी उतनी हक की बात कर रहे हो। जिस समाज से कमलनाथ जी आते हैं उसके 4000 या 5000 वोटर भी शायद नहीं होंगे मध्य प्रदेश में। नंबर 1। नंबर 2, दिग्विजय सिंह ठाकुर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका सबसे बड़ा ओबीसी लीडर अरुण यादव, वो गायब हो गए पूरे प्रचार से, ठीक है, उनको लोग कम याद किया करते हैं। अब जब सेंट्रल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, इसलिए मैं तेलंगाना से कंपेयर कर रहा था, जब आप सामूहिक लीडरशिप में लड़ते हैं तो तेलंगाना में भी आपने देखा कि जो कांग्रेस हाईकमांड या कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप है, उसका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट था पूरे चुनाव में, जो कि यहाँ पे थोड़ा कम था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक तरह से कमलनाथ जी के ऊपर छोड़ दिया गया था। और एक तरह से ये हो गया था कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो भाजपा निपट ही रही है और पार्टी भी एक्सेप्ट कर रही है कि शिवराज सिंह चौहान में एक फटीग फैक्टर है, तो क्यों ना उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, है ना। और जहां तक आप मोदी फैक्टर की बात करते हैं, अब मोदी फैक्टर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 7% भाजपा वोटरों ने मोदी के नाम पे वोट किया, जो कि सबसे कम है ये 3 राज्यों के कंपैरिजन में। 11% लोगों ने छत्तीसगढ़ में और 17% लोगों ने राजस्थान के चुनाव में मोदी के नाम पे वोट किया है भाजपा को। अगर मोदी फैक्टर नहीं होता हावी तो ये दोनों राज्य, राजस्थान और छत्तीसगढ़, भाजपा हार सकती थी, क्योंकि जो लीड है एसेंशियली वो मोदी फैक्टर की वजह से मिला। लेकिन मध्य प्रदेश में 14% लोगों ने शिवराज चौहान के नाम पे वोट किया और 24% लोगों ने इसलिए वोट किया क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के लाभार्थी थे, यानी उसमें लाडली बहनाएं भी हो गई और भी योजनाएं हो गई। तो यहाँ पर तो अगर मोदी फैक्टर, ऑफ कोर्स उसने एक लीड जरूर दिलाई है, लेकिन डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। और कहीं ना कहीं शिवराज फैक्टर भी काम आया है। इसलिए मैं कहता था शुरू से कि वहां पर एक परिवर्तन का बज़ तो था, लेकिन परिवर्तन किससे, परिवर्तन मामा से या परिवर्तन भाजपा सरकार से, ये दो अलग अलग बातें हैं। कुछ हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर भी शिवराज सिंह चौहान को अब आगे चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहते थे। एक फटीग फैक्टर, एक बोर्डम हो ही जाता है। हम लोग भी सेम ही रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाएंगे,
बार बार, चाहे वो कितना भी अच्छा खाना खिलाता हो। करेक्ट। तो बीजेपी ने ये भाप लिया, और ये ऑफ कोर्स क्या होता है कि आजकल इलेक्टोरल एनालिसिस सब पोस्टमार्टम ही हो गया है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स वोटिंग बिहेवियर है इंडिया में, कास्ट और क्लास की आपने बात करी उसकी वजह से। तो सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। तो ऐसा अब ये प्रतीत होता है कि ये जो स्ट्रेटेजी थी कि सीएम इनको नहीं अनाउंस किया जाए, उससे क्या हो गया कि जो भाजपा के ही लोग नाराज थे भाजपा से, वो लोग भाजपा में ही रह गए। उन लोगों ने क्रॉस ओवर नहीं किया कांग्रेस पार्टी को वोट करने के लिए। तो वो भी एंड एंड में कहीं ना कहीं एक फायदेमंद होता नजर आ गया। देखिए क्या है कि भाजपा ने शुरू से ही रियलाइज कर लिया कि ये चुनाव में वो पीछे चल रहे हैं, ये चुनाव उनके लिए मुश्किल है, ये चुनाव वो हार भी सकते हैं। ये रियलाइजेशन कर लिया, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाई कि इस चुनाव को कैसे कांटे की टक्कर की जाए और कैसे जीता जाए। जबकि कांग्रेस पार्टी डे वन से थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और इस सेंस ऑफ या फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं जो है वो रास्ता भटक गए। बिल्कुल सही है आपका असेसमेंट है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे साथ अमन बनवी जी हैं और अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी का जबलपुर गृह जनपद है और मध्य प्रदेश की राजनीति से वो बहुत बखूबी वाकिफ हैं। तो मैं अभिजीत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अभिजीत जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जो अभी चुनाव परिणाम आया मध्य प्रदेश में, इस पर कुछ प्रकाश डालें। वीडियो आप ऑफ थोड़ा कर सा सकते हैं अगर आपको ट्रैवल कर दिक्कत रहा है हूँ तो। तो माफी चाहता हूँ वीडियो ऑफ कर दीजिए अगर आपको दिक्कत है। डॉक्टर के साथ। तो नहीं, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही थी और मैं इस चर्चा में लगातार सबकी बातें सुन रहा था, और मुझे लगता है कि अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छा पूरा प्रदेश का एक बहुत अच्छा उन्होंने एक पिक्चर एक्सप्लेन की, हम लोगों को पेंट की है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो मेरे दिमाग में हैं। एक तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा जो हमारा नैरेटिव है, वो जो मेन नैरेटिव चल रहा है सभी जगह पर, उसको कांग्रेस को पकड़ने की जरूरत है ना। थोड़ा सा ऑल्ट राइट मूवमेंट सब जगह देखने में आ रहा है, सॉफ्ट हिंदू स्टैंड सब जगह हो रहा है। और ये नॉट ओनली यहाँ पे ही नहीं, सभी जगह आप देख लीजिए, यूएस में, बाकी की कंट्रीज में भी ये एक मूवमेंट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि वो एक मेन मूवमेंट से हट करके टोटली माइनॉरिटीज को ड्राइव करने वाला जो, और पूरा जातिगत सिस्टम बना करके जो कंट्रोल कर, उसका असर कम हो रहा है। एक तो ये चीज थी। बहुत सही बात कही अमिताभ जी ने कि ये ये आप अगर देखेंगे, जो चीज तेलंगाना में बीआरएस के अगेंस्ट थी, वही चीज कांग्रेस के अगेंस्ट मध्य प्रदेश में थी। वो है कि यूथ का कनेक्ट नहीं है। जो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो जिसको जॉब चाहिए, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, और वो थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कांग्रेस की ये। और आपको डबल एफर्ट डालना है, क्योंकि बीजेपी के पास में पहले ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे उनके एक अपने, उनका अपना एक पूरा का पूरा, कहते हैं ना कि वो पूरी उनकी आर्टलरी है, जो उनकी पूरी एम्यूनेशंस हैं, वो बहुत अलग अलग, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो और भी कई सारी चीज़ें हो, वो सब चीज़ें से कनेक्ट करता है, यूथ कनेक्ट करता है। वो चीज़ें, वैसी सिमिलर चीज़ें कांग्रेस के पास नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मेरे क्लोज हैं जो कांग्रेस में हैं, मेरे क्लोज हैं जो लोग बीजेपी में आए हैं, और जैसे देवरिया से गुड्डा खड़े हुए थे, वो जीत गए, वो भी कांग्रेस में थे, अभी वो बीजेपी में आए हैं। वहीं पे नीलांशु चित्रकूट से हार गया, जो कि पिछली बार जीतता था। नीलांशु मेरा भाई लगता है, मेरे क्लोज हैं। तो मैं कांग्रेस की, बीजेपी की, दोनों की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा क्लोजली देख रहा था, मैंने समझा इसको।
मेरे ख्याल में ये है कि एज अ ये ये पहली चीज तो ये हो गई कि नैरेटिव, दूसरा यूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तीसरी चीज जो मुझे लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक कांग्रेस का जो एक, जैसे अभी जब वो पार्टी में थे तब मैंने देखा बहुत अच्छा डेवलपमेंट। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो डेवलपमेंट की उतनी चर्चा नहीं होती है, डेवलपमेंट उतना दिखाई नहीं देता है, उसका नैरेटिव बिल्ड नहीं होता है, वो समझ में नहीं आता है। ये जरूर समझ में आता है कि कांग्रेस के लीडर्स के कुछ अपने डेवलपमेंट्स हो गए हैं, उनकी अपनी हाउसिंग की कुछ नई सेटअप्स आ गई हैं, उनकी अपनी कुछ नई चीजें आ गई हैं, ये जरूर देखने में आता है और वो लोगों को अखरती हैं, वो चीजें उनको दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं, देखिए चाहे वो करप्शन है या चाहे वो और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बीजेपी के नैरेटिव में वो एज अ स्ट्रेंथ दिखाई देती है, कांग्रेस के नैरेटिव में वो एज अ वीकनेस दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है रही हैं मध्य प्रदेश के इलेक्शन में। और अंदर जैसे अभी अमिताभ जी भी कह रहे थे कि एक बड़ी सेट ऑफ सीट्स हैं जो कांग्रेस जीत ही नहीं पाती है। आई थिंक मोदी को छोड़ करके केस बाय केस, सीट बाय सीट, बूथ बाय बूथ जीतने की जरूरत है आपको। और ऐसा नहीं है कि नहीं जीते हैं लोग, कांग्रेस के लोग भी जीतते हैं, और जो लोग जीते हैं वो लोग इसीलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने हर घर में जाकर के काम किया है और हर घर में जाकर के बात की है। 6 से 10 बार वो लोगों से उन्होंने जुड़ने की कोशिश की है। तो ये मेरा 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 2% ये था। बट आई थिंक स्टिल मध्य प्रदेश is a good battleground and we will see some action going forward as well. So it's a good battleground. Thank you everyone. हमारे साथ अमन बंधवी जी हैं। ये पिछले 30 सालों से पब्लिक रिलेशंस और परसेप्शन मैनेजमेंट में हैं। इन्होंने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम किया है और काफी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्शन में, आज के मॉडर्न इलेक्शन में जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो रहा है, उससे भी ये बहुत बखूबी वाकिफ हैं। तो मैं अमन जी से बोलूंगा कि कृपया ये जो अभी मध्य प्रदेश का इलेक्शन रिजल्ट आया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और आपकी क्या असेसमेंट है? अमन जी। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू अभिषेक। मैंने नाहर जी को सुना, अभिजीत को सुना, अमिताभ आपको सुना, और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स जो अमिताभ जी ने दिए, आई थिंक दे वर स्पॉट ऑन। और उन्होंने जिस तरह से इसकी एनालॉजी की दैट इट्स अ वॉर, इट्स अ बैटल ग्राउंड, और प्रिपेयर्डनेस एट द वेरी आउटसेट इज द की। मैं वहां से एक परसेप्शन की तरफ से ही सिर्फ अपना एक अनुमान देना चाहूंगा कि लैक ऑफ इफेक्टिव कैंपेनिंग तो है ही, कनेक्ट और एंगेजमेंट कांग्रेस का नहीं है। और बाकी जब यहाँ बातें होती हैं दिल्ली में कि उनके वेलफेयर प्रोग्राम ठीक से कम्युनिकेट नहीं किए गए, हिंदी हार्टलैंड में उनके पास अब सपोर्ट नहीं है, और इंडिया अलायंस जिसके अभी इस समय भी चल रही है मीटिंग, उसमें उनके क्रिटिसिज्म हो रही है। आई फील दैट दे लॉस्ट द प्लॉट वेरी अर्लियर ऑन। मैं नाहर सिंह जी से यहाँ पे डिसएग्री करूंगा कि कांग्रेस हर बार जब भी कोई आंकलन होता है तो आप विक्टिम कार्ड या ब्लेमिंग द ईवीएम से परे हटे। जो परसेप्शन हमारी तरफ उड़ के आ रही है, जो हम जिस तरह से इसको देखते हैं, हमारा आकलन ये है कि बहुत पहले गिव अप कर दिया ऐसा प्रतीत होता है। दे लेफ्ट द फाइट वेरी अर्ली ऑन। जब आप अपने ओपोनेंट को देखते हैं कि दे आर हाईली प्रिपेयर्ड, दे हैव द रिसोर्सेज, जिसको आप अब इस तरह से रिसोर्सेज कह रहे हैं, कभी ना कभी तो ऑल पॉलिटिक्स इज इक्वल फॉर ऑल व्हेन यू गोइंग ऑन द ग्राउंड। और it was clearly a case of not fighting fit for various reasons. Uske not able to connect, not knowing the data of the ground, which actually goes against Nahr Singh ji or party. They should have known better. आप तो वहीं से हो। परसेप्शन जो ओवरऑल चल रही है, ये हवा पकड़ती है धीरे धीरे। और इस समय 24 के इलेक्शंस के पहले मध्य प्रदेश में जिस तरह का, और जस्ट ओनली गेटिंग 1 स्टेट आउट ऑफ 4,
this is that Congress gives up too easily, does not give the right fight, is not geared up for the larger battle, for the larger war, and the leadership is not existent. It's a headless party. So ये perceptions अभिषेक कैरी फॉरवर्ड होती हैं हमको, हम इसको पॉलिटिक्स इज एक्चुअली फुल ऑफ ग्रेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की पिछले कुछ बैटल्स की जिस तरह की आउटकम रहा है, जिस तरह का प्रिपेयर्डनेस रहा है, जिस तरह की उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नजर आती है, ये ज्यादा इसे उल्टा इट्स मेकिंग इट वेरी इजी, वो इसको ब्लैक और व्हाइट में ही तब्दील किए जा रहे हैं. There is no semblance of gray understanding in the Congress. This is what I feel, that the right amount of depth is missing these days. The right advisors, probably, I'm not even saying that आपको advisors outside the party इससे बात करनी चाहिए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर कितना इंटेलेक्चुअल कैपिटल हर पार्टी में होना चाहिए. आप किसी को चाणक्य कहते हैं, किसी को चेस मास्टर कहते हैं, तो व्हाई नॉट, इट इज पॉलिटिक्स. It is a war that you have to win in the as I will agree with Amitabh here, it is something that you enter into battle fully prepared to win. You never fight a battle to come second. That is never, you never do that. So this I believe is what I feel, that they are only fighting to come second. Preparedness is not there, and victim card abhi bhi, even if they have a semblance of some sort of genuinity, blaming the EVM and blaming the entire system of the election is not going to find any favor anywhere in the world, or especially in the Hindi heartland. They have to work beyond that, work on your perception. That is everything in politics, because you have to first win the perception game. EVM को जैसे हम उस दिन इकट्ठे बैठे, अभिषेक, मैं, अभिजीत, दीप्ति सर, हमने EVM को जैसे अभी इन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्ड मैनेजमेंट कहा, तो हम लोग मानते हैं कि बीजेपी हैज वेरी strategically created a new dimension in beneficiary, जिसे हम लाभार्थी कहते हैं. And why not? You see it from a strategic depth point. उसी तरह से हम EVM का आंकलन कर रहे थे, that you need to reach out to your audience, you need to capture their mind, you need to have a visionary leadership, and you need to engage. So that's EVM for us. So I will say that yes, in that respect, Congress is still has a long way to go. This is my 2 cents. थैंक यू अमन जी. बिल्कुल टू द पॉइंट आपने बात रखी. मैं कुछ अपने पुराने अनुभव यहाँ पर बताना चाहूंगा सभी को. जो बेरोजगारी की बात की, तो बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने 2017 का इलेक्शन लड़ा था. उस समय हरीश रावत जी जो थे, उनको चेहरा बनाकर लड़ा गया था. चुनाव जो था, उसमें चुनाव से ठीक कुछ समय पहले अनएम्प्लॉयमेंट कार्ड इन अनएम्प्लॉयड यूथ को दिए गए थे, और प्रॉमिस किया गया था कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम आपको जो है इसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे. इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, बीजेपी को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलती है. और जब उन एरियाज को हम लोग असेस करते हैं जहां पर ये इलेक्शन हुआ था, क्योंकि मैं उन कैंपेन्स में बहुत क्लोजली पार्टिसिपेट कर रहा था, तो हमें पता चलता है कि यूथ ने जो है वो हर जगह यूथ का मैंडेट डिवाइडेड था. कहीं भी एक मुफ्त उन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली होता क्या था कि हर एरिया में यूथ के 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप होते थे, और वो ग्रुप में ग्रुपिज्म होता था. और इसके अलावा जो वो यूथ के अलावा जो ऐसे होते थे जो घर पे बैठ के करते थे, वो जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते थे, वो भी कोई खास इन पॉलिटिकल प्रोमिसेस में दिलचस्पी नहीं लेते थे. एक लीडर ने पूरा यूथ के बेसिस पे ही अपना कैंपेन फाइट किया. उसने बहुत सारे इलेक्शन जो कॉलेजेस के और जो मतलब यूथ से रिलेटेड इलेक्शन कराए, कैंपेन्स करी, एक्टिविटीज की, बहुत सारे मतलब कि गेम्स कराए, तो उसका सारा फोकस यूथ में ही था. और वो जब रिजल्ट आया तो उसको 5000 वोट भी नहीं मिला. वो अपने चुनाव में उसने इतना पैसा खर्च किया था कि जितना जीतने वाले कैंडिडेट ने भी नहीं खर्च किया था.
लेकिन उसका सारा ओरिएंटेशन यूथ पर था और वो ये एज्यूम कर रहा था कि जैसे उसने कॉलेज डेज में अपना इलेक्शन जीता था वैसे वो जीतेगा, चुनाव हार गया। हमारे यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रेशनल मैनर में वोट नहीं करते हैं। ये ज्यादातर जगह रिफ्लेक्ट होता है, रेशनैलिटी नहीं है उनमें। वो अपने पर्सनल बिलीफ पे, अपने पर्सनल रिलेशन पे ज्यादा जाते हैं। और जो ऐसा तबका है जो सिर्फ पढ़ने लिखने पे ही सीमित है, अपने को रखता है, वो इन पे इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये यूथ बेस्ड इलेक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो वो है, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी एक स्टडी थी। जब अनएम्प्लॉयड यूथ के पेरेंट से बात किया गया, ये 2019 की स्टडी है, जब उनके पेरेंट्स से बात किया गया तो 49% ने ये एक्नॉलेज किया, उन्होंने कबूल किया कि हमारे बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, उसकी वजह वो खुद है। अब इस तरह की चीजों पर इलेक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो किया जाएगा, ये बड़ा ही, और इसी का बेनिफिट जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो यूथ है ये कभी यूनाइट नहीं हो सकता। वो कभी हुआ होगा जब जेबी आंदोलन हुआ तो वो लगा कि हुआ है और बाकी आंदोलन, लेकिन अब कहाँ आंदोलन हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन की करने की कोशिश की और लेकिन आंदोलन नहीं होते। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो नैरेटिव है ये शायद वर्क नहीं करता है। अगर करता होता तो अब तक रिजिम चेंज हो चुका होता, कम से कम एटलीस्ट वन स्टेट में होता, या फिर यूथ के साथ कनेक्ट हो उस लीडरशिप की। जैसा अमिताभ जी ने बोला कि वो 76 ईयर का कोई एक लीडर कैसे यूथ के साथ कनेक्ट बनाएगा, लेकिन रेवंत रेड्डी में था, क्योंकि रेवंत रेड्डी के साथ कभी हम लोगों ने कुछ जोड़ के कुछ किया है छोटा मोटा, तो हमने देखा है कि हाँ वो यूथ के साथ बहुत इजीली वो कनेक्ट बना लेता है। तो वो था रेवंत के पास। हमारे साथ तपेश गौड़ जी हैं। तपेश गौड़ जी एक एक्टिविस्ट हैं और इसी के साथ साथ ये 2 बार के काउंसलर भी थे और होशंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियों पे थे। मैं तपेश गौड़ जी को आमंत्रित करूंगा कि जो होशंगाबाद और बुधनी और इसके आसपास के क्षेत्रों के जो चुनाव परिणाम आए और जो मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम हैं उनको किस तरह से आप देखते हैं, तपेश गौड़ जी। सब जो ये इन्होंने कर दिया है, इसमें क्या है, हिंदू हो गए, कांग्रेस को लोग मुस्लिम वाली पार्टी मानने लगे हैं और हिंदूवादी विचारधारा के कारण 70% जो हिंदुओं के वोट हैं वो भाजपा को डल जाते हैं और कांग्रेस को 2 वोट मिलते नहीं है। पोलराइजेशन एक मेन मुद्दा है और मोदी भी उसी पे ही ध्यान देते हैं और मोदी फैक्टर सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस के पास है नहीं, स्टेट लीडरशिप है नहीं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। हिंदू मुस्लिम के कारण ही भाजपा को यहाँ बहुमत मिला है। एक मैं सबसे बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको। इसके बाद सेकेंडरी है लाडली लक्ष्मी योजना। ये उन्होंने जो 1250 शिवराज सिंह चौहान वोट बैंक है वो 80% भाजपा में चला गया, 80%। यदि कांग्रेस को यहाँ मजबूत होना है तो पहली बात सेकंड लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी, दूसरी बात उसको एक अपनी ब्रांच कांग्रेस हिंदू सेना या कांग्रेस हिंदू संगठन एक नया ब्रांच डालना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस यहाँ स्थापित हो पाएगी। नहीं तो आने वाले 20 सालों तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो आपके क्षेत्र में, होशंगाबाद क्षेत्र में, जो बुधनी क्षेत्र में और जो बाकी क्षेत्र में जो माइनिंग माफिया काम करता है और जो करप्शन है वो भी चुनाव में मुद्दा नहीं बना और मोर और लेस वही लोग जीत कर आए जो पहले जीते हुए थे। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाजपा जो माफिया, जैसे मान लो मुझे तपेश गौड़ को विधानसभा टिकट में कांग्रेस देती थी तो मैं चुनाव 10 लाख 20 लाख कर लूंगा, और जो भाजपा के विधायक चुनाव लड़े हैं वो 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का लड़े हैं। उन्होंने इतना इतना पैसा लिया कि शराब और पैसा खूब बांटा, वो चुनाव जीत गए। वो चुनाव में लगाता है एक, और माफिया फाइनेंसर थे, जो भी पार्टी के फाइनेंसर माफिया थे, तो माफिया
सत्ता में हो जाती तो 5 साल कांग्रेस भी फाइनेंशियली मजबूत हो जाती, उनके विधायक भी फाइनेंशियली मजबूत हो जाते, तो उनको भी फाइनेंस होने लगता पैसा। मगर चूंकि सत्ता में नहीं है, इसलिए भाजपा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इफरात पैसा कमा के बहुत पैसे वाले बन गए हैं विगत 20 सालों में। ये सबसे बड़ा कारण रहा। और जनता को भी तत्कालिक लाभ चाहिए, क्षणिक लाभ। जो तत्काल पैसा दे देगा, तत्काल शिवराज सिंह चौहान ने 1250 डाल दिए, उनके लोगों ने पैसा फाइनेंस कर दिया, उन्होंने 15-20 करोड़ का चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत गए। अब कोई आम आदमी थोड़ी 15-20 करोड़ का चुनाव लड़ सकता है। आम आदमी तो 10 लाख 5 लाख का बस, तो भ्रष्टाचार का पैसा है, उनको मालूम है कि विगत 5 सालों में हम और पैसा कमा लेंगे यदि हमारी सत्ता रहेगी। तो सबसे बड़ा कारण ये भी है। और सब भूल जाते हैं, सबको पैसा दिखता है साहब, राजनीति सत्ता का खेल है। हमारे साथ योगी अंतरंग आनंद जी भी हैं, जो कि चुनाव को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, और साथ ही साथ इस संदर्भ में वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी करते रहते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को उन्होंने बहुत ही नजदीक से देखा है, और अभी भी वो मध्य प्रदेश में थे। तो मैं अंतरंग आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि आप मध्य प्रदेश चुनाव परिणामों पर अपना विचार रखें। अंतरंग जी। जी नमस्कार। दरअसल अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात यहाँ यही है, जैसे तपेश जी जो बात कर रहे थे, और नाहर सिंह जी और खासकर अमिताभ तिवारी जी की जो विश्लेषण है, वह समझने की आवश्यकता है कि हम लोग क्षणिक सुख देकर आज सब जगह पर हम लोग राज कर ले रहे हैं। कहीं कहीं कांग्रेस जो लगता है बिल्कुल लोगों को कि कांग्रेस हिंदुत्व कार्ड पर हम हटाकर और उनको हटा लेंगे तो वहां पर वो आ जाती, जैसे तेलंगाना का रिजल्ट है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है जो हमें समझ में आया जब हम लोग मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे, और काफी जो उस समय जब चुनाव अनाउंस हुआ था और फिर सभी जो नेता थे वह अपने अपने फील्ड में एक्टिव थे, और उनसे हम जो धर्म की बात मैं इसीलिए करना चाहूंगा क्योंकि राजनीति धर्म आधारित अगर हो, जिसमें तपेश जी बात रख रहे हैं कि अगर कोई पैसा दे दिया या कोई जो योजना है महिलाओं वाली जो अमिताभ जी बोल रहे हैं, तपेश जी बोल रहे हैं, तो उस तरह से उनको थोड़े समय के लिए आराम मिल गया तो वह हो गया। लेकिन यह निरंतर शांति और मानवीयता का आधार नहीं है। तो धर्म यही बताता है कि जो मनुष्य की जो मानवीयता है, जो युग से सर्वनिम प्रयोजनम सर्वेशम विधेयम, यानी मनुष्य की जो न्यूनतम जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, उसको वहाँ का जो नेतृत्व है उन्हीं के द्वारा पूर्ति की जाएगी। यही भारत की संस्कृति है। लेकिन आज का नेतृत्व वह होता नहीं, और जैसा अभी तपेश जी बता रहे थे कि पैसा कमा लिया है तो कर देंगे, तो मुझे यह फील होता है कि अगर यह करना है तो कल को यह भी सही नहीं होगा, मुझे लगता है, क्योंकि जनता धीरे धीरे जागृत हो रही, जनता इतना परेशान है कि वह धर्म की ओर आने की कोशिश कर रही है। और हम जैसे लोग अगर कुछ जागृति करें और मानवीय मूल्यों को जगाएं तो समय आने पर यह सब जो दिखावा है वह खत्म होगा और सही नेतृत्व ऊपर आएगी। क्योंकि जब हम लोग जब जनता से बात करते हैं, खासकर आप एक छोटा सा हिंदुत्व कार्ड की बात देख लीजिए कि हम जब पंडितों से मिले तो पंडित लोग तो दुखी थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग जितने पंडितों से मिले सब लोग यह कह रहे थे कि मौलवियों को पेंशन मिलता है और पंडितों की कोई गारंटी नहीं है लाइवलीहुड की। तो अगर मोदी फैक्टर को भी अगर चुनाव में लाने की बात करते हैं और कहते हैं कि वो धर्म आधारित राजनीति या हिंदुत्व आधारित राजनीति करते हैं, तो भी वहां पर जो लोग धर्म की रक्षा करने वाले जो लोग हैं उनकी भी जीवन को भी बचाने के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। तो
इसलिए, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कोई रास्ता नहीं है, दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसीलिए वो लाते इन्हीं को है कि चलो इनके बीच में हमारी बात तो कम से कम आज नहीं तो कल सुनी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अंत में ये धर्म रक्षति रक्षतः, यानी कि जो धर्म की रक्षा करेगा वही उनकी रक्षा की जाएगी। तो हमें अंत में यही कहना है कि हमें मानवीयता के आधार पर आज इस राजनीति को, धर्म के आधार पर इस राजनीति को और धर्म को समझना होगा। धर्म हिंदुत्व है कि नहीं है, इस पर समझना होगा और नेताओं को इसके बीच में चर्चा पर आना होगा। और जितने भी हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो पंडित हैं, मठाधीश हैं, उन लोगों को इसके बीच में प्रवेश करना होगा और जगह जगह पर धर्म सभाएं करनी होंगी और इनके बीच में बात रख करके और मानवीयता के, मनुष्य की जो न्यूनतम जरूरत है उसकी पूर्ति करनी होगी। क्योंकि ऋग्वेद यह कहता है, संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनानसी जानतम देवा भागम यथा पूर्व संजनाना उपासते। तो हम इस वैदिक पद्धति से दूर नहीं जा सकते। आज सत्ता में अगर किसी नेतृत्व को आना है तो वह समाज के वसुधैव कुटुंब मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है अंतरंग जी की तरफ से। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट और एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, बहुत सारी सरकारों में काम किया है और जो उनके अनुभव है चुनाव के लेकर और जो जिस तरीके से वो चुनाव को देखते हैं और ये मध्य प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट देख रहे हैं, तो उनके अनुभवों का हम लाभ लेना चाहेंगे और उनके नजरिए से इस चुनाव परिणाम का आकलन करना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री दीप्ति विलास जी से कि कृपया इस चुनाव परिणाम पर आप अपना वक्तव्य रखें। दीप्ति विलास जी। थैंक यू अभिषेक जी। Am I audible? Am I audible? जी जी जी, यस। ओके। सो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ क्योंकि बहुत से हमारे पहले जो है सब हिंदी में बोल रहे थे, तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में ही बात करना, हालांकि अंग्रेजी में भी बताई जा सकती है। तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, देखे हैं यूपी में खासकर, और कमलनाथ जी के साथ मैं 2.5-3 साल जुड़ा रहा डायरेक्टली अंडर हिम, तो उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत समझता हूँ कि कैसे वो मतलब निर्णय लेते हैं, एक्शन कैसे करते हैं। मैंने मायावती जी के साथ काम किया है, मुलायम सिंह यादव के साथ 2-2 साल काम किया है, तो थोड़ा आइडिया होता है कि नेताओं के दिमाग कैसे चलते हैं। तो दैट अपार्ट मैं बेसिकली आज के टॉपिक पे फोकस करना चाहता हूँ। एंड ये जो मैनिफेस्टो एंड मैंडेट, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टो की ज़्यादा बात हुई नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में मुझे ओनली कहना है कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो में कितने धाराएं हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि वो 101 पेज का है। बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देखिए, उसमें पॉइंटेड 10 बिंदु है। इसका मतलब जो दिमागी क्लैरिटी होनी चाहिए वो एक तरफ दिखाई पड़ रही है, और मोस्टली जो मैनिफेस्टो इधर उधर होता चला गया वो रिएक्टिव हुआ, प्रोएक्टिव नहीं हुआ। क्योंकि जब ये पुरानी गवर्नमेंट ने दिया था लाडली से पहले, इन्होंने एक कहा कि 1500 देंगे, इन्होंने कहा 1600 देंगे, इस तरीके की वो चल रही थी उन दोनों में कंपटीशन की कौन क्या ऑफर फ्रीबीज कर रहा है, और डे टू डे इनका पारा ऊपर नीचे चढ़ता जा रहा था, क्योंकि ऑन द स्पॉट रिएक्शन होता था इनका। लेकिन मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि इनका 50-50 का टग चल रहा था टिल द एंड। लेकिन इसमें क्या काम नहीं आई या क्या कमियां थी जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार देखना पड़ा। एक कंगोलू का नाम सुना होगा सब लोगों ने, कनुगुलू, ये कंसल्टेंट है। कनुगुलू ये बड़ा महान कंसल्टेंट है, इसने तेलंगाना में कांग्रेस को जितवाया, कर्नाटक में भी काफ़ी प्रभाव दिखाया। ये भी कंसल्टेंट थे यहाँ पे, तो इनकी बातें नहीं सुनी गई, इनको एक तरफ कर दिया गया।
अगर उनसे 2-4 बातें कर लेते तो कुछ तो पता चलता कि भाई क्या करना है, कैसे का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता। तो इनको एक तरफ कर दिया गया, उनको सुना ही नहीं गया, और ये माना गया कि कमलनाथ जी यहाँ के एस्टैब्लिश्ड नेता हैं, वो हर चीज़ को संभाल लेंगे। उन्होंने भी बाकी लोगों को कांग्रेस के अंदर भी तवज्जो दी नहीं, और इनकी बात सब लोग मानते चले गए, यह सोच के कि भाई ये तो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग पर्सनालिटी है और डिलीवर करेंगे। लेकिन इनके जो दुश्मन थे बीजेपी ही नहीं, इंटरनल भी थे। इनके पास जो ओबीसी लीडर कोई नहीं था पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट करने को। दूसरी तरफ को एक तो मैनिफेस्टो का मैंने बता दिया हाल कि 100 से ज़्यादा इन्होंने बिंदु रखे हैं कांग्रेस ने। अब किस किस को ढूंढते फिरेंगे, बार बार चेंज होते गए, बढ़ते गए, घटते गए। इसमें ऐसा लगता है कि फोकस इन्होंने अपना कुछ बनाया नहीं। इन्होंने मान लिया था शुरू से कि ठीक है हमारी विक्ट्री जरूर होगी और लोग हमारे साथ हैं, और वोटर जो है थक गया है पुरानी गवर्नमेंट से, और वो निश्चित ही वो चेंज करेगा। चेंज को हवा में इन्होंने देख के शुरुआत में वाली जो चेंज की हवा होती है वो खा के ये चुप हो गए। इसके बाद इन्होंने कोई मेहनत की नहीं। और दूसरा, जैसे अमन ने अभी कहा कि आपके दुश्मन का असेसमेंट तो कर लेते कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा, उसको कैसे निपटा जाए। इसका कोई इंटरनल असेसमेंट इन्होंने किया नहीं। मैनिफेस्टो में तो बहुत गलतियां, क्या मैं कहूँगा उसको, एकदम खिचड़ी बना दिया इन्होंने। ओबीसी लीडर कोई था नहीं। बीजेपी की तरफ से क्या हो रहा है उसको इन्होंने देखा ही नहीं, उसको ऑब्जर्व करते कि भाई क्या क्या हो रहा है, कैसे हम रिएक्ट करेंगे, अगर वो ये कहें तो हम क्या कहेंगे, इसका प्रायर एक्सरसाइज कर लेना चाहिए था। इन्होंने पूरे कैंपेन का कोई डिज़ाइन ही नहीं बनाया, जबकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी पिछले लास्ट 5 डेज में, लास्ट 5 से 6 दिन में इन्होंने जो मेहनत की वो उसी में हार गए। अगर अपनी भी मेहनत जारी रखते या बढ़ा देते या काउंटरैक्ट करते तो हो सकता है कि इसके रिजल्ट दूसरे आते। और ये भी देखा गया कि जो बिग हैं पार्टी के, जो चुनिंदा लीडर हैं, उनको मोस्टली इग्नोर ही किया गया, ये मानते हुए कि कमलनाथ यहाँ के बहुत स्ट्रांग आदमी हैं और डिलीवर करेंगे और इनके लीडरशिप में कोई चूक नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेन कारण है जिससे कि इनके में एक कॉम्प्लेसेंस आ गया है कि भाई ठीक है हम लोग तो जीत पे है ही हैं और वोटर थका हुआ है और बीजेपी क्या करेगी, हम भी स्ट्रांग हैं, हमारे स्ट्रांग नेता हैं। एक स्ट्रांग नेता, ये सोच के इन्होंने अपना रणनीति रखा हुआ था। लेकिन ये बीजेपी के जो डायनेमिक कैंपेनिंग है, इन द सेंस कि हर दिन जो भी चीज़ होगी उसको काउंटर करने का ये लोग प्रतिबोध, इसका जो रेमेडी है वो निकाल के आगे बढ़ जाते थे। और लास्ट 3 दिन में, 4 दिन में इन्होंने जितनी मेहनत की वो पिछले 100 दिन में जितना हो उससे ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ है। तो मेरी तरफ से मेरा यही कहना है कि इसको स्ट्रेटजिक वॉर, जैसे अमन ने कहा है कि हर इलेक्शन एक युद्ध होता है जिसकी तैयारी एक बार करके चुप नहीं बैठ सकते हैं, उसको दिन ब दिन देखना पड़ता है कि भाई अगला क्या कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आप मजबूत होते हुए भी, जनता में आपको सपोर्ट होते हुए भी, सिंपैथी होते हुए भी अगर कोई हार गया है, इसका मतलब कोई शॉर्ट टर्म रणनीति, दिन ब दिन रणनीति बनती चली जा रही है जिसका ये लोग रिस्पॉन्ड शायद कर नहीं पाए। और ये बहुत डीप चलता है, जो अंडर करंट चलते हैं पॉपुलेशन में, बहुत डीप चलते हैं, इनको पहचानना भी मुश्किल होता है कि कभी अब पलट जाए। तो मुझे ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मैंडेट इनका मैनिफेस्टो में एक तो गलतियां जम के बनी है, जहां इन्होंने कहा 400 रुपये, इन्होंने कहा 450 रुपये, जहाँ कहा 500, इन्होंने कहा 600। तो इस तरह के इनके तुकबंदी चल रही थी। तो लेकिन इसमें भी आगे बढ़ सकते थे, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रयास किया नहीं, और एक आदमी के बल पे ये लोग शायद इलेक्शन जीतने के बाद सोच रहे थे, तो वो हो नहीं पाया। थैंक यू अभिषेक फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यूज। थैंक यू सर, आपके फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। आई हैव सम, मैं शायद हिंदी में बोलूंगा। इसको अगर हम मैक्रो फैक्टर्स की बात करते हैं या जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं इस इलेक्शन रिजल्ट पर, तो मैं, ये ओपन टू ऑल है मेरा प्रश्न। ये जो इजराइल में जो स्थिति बनी,
या फिर किसी भी स्टेट में कोई रिलीजियस टेंशन बनती है और उसको मीडिया में जो हाइप दिया जाता है उसका सीधा असर इन इलेक्शन पे पड़ता है या नहीं पड़ता है या कम पड़ता है, या स्टेट वाइज स्टेट पड़ता है, या फिर ये मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अभी कोई रिसर्च नहीं हुआ। आप लोगों की मैं इनपुट लेना चाहूंगा क्योंकि ये अभी कई जगह से ये बात निकल के आई कि ये पोलराइजेशन प्लेड अ की रोल इन दिस इलेक्शन। तो ये पोलराइजेशन का जो फैक्टर है इसके मैक्रो जो कॉजेज हैं और जो माइक्रो कॉजेज हैं उस पे आप लोगों को क्या नजरिया है, आप लोग क्या सोचते हैं उस पर? मैं अमिताभ जी से सबसे पहले जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा बड़ा इसमें सरल सा ओपिनियन है कि पहले तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, चाहे वो बाद में बात कर लेंगे, कि पोलराइजेशन वहां चलता है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है। करेक्ट। तो जिन राज्यों में या जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी, जो भी आपका नेशनल आबादी का जो एक प्रपोर्शन है, मान लेते हैं वो अभी तो 2011 के बाद हुआ नहीं सेंसस, 15% है। तो 15% से ऊपर जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन होता है, इसीलिए यूपी, बिहार, केरल, आसाम, यहाँ पर ज्यादा पोलराइजेशन होता है। जहां आबादी 15% से कम होगी वहां पर हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि हिंदू कैसे डरेगा? 15% से कम आबादी है तो आपको डराने के लिए भी संख्या चाहिए होती है ना, समझे आप इस बात को? डराने के लिए संख्या चाहिए, तो संख्या ही नहीं है सामने। अभी छत्तीसगढ़ है, वहां 2% या 3% मुस्लिम आबादी है, तो कहां से पोलराइजेशन चलेगा? हाँ, किसी सीट पे चल सकता है अगर 20% हो, 10% हो, क्योंकि 2% से अधिक है। तो पोलराइजेशन का रोल बहुत ज्यादा इस चुनाव में नहीं है। वो बहुत सिंपलिस्टिक अजम्पशन है कि हिंदुत्व की वजह से भाजपा जीत रही है या जीत गई है। बहुत और भी बहुत सारे कारण हैं। हिंदुत्व भी एक कारण है, हिंदुत्व के भी लोग वोटर हैं, लेकिन पोलराइजेशन तो वहीं चलेगा जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी। जहां कम होगी वहां तो चलेगा, और इन सभी राज्यों में ज्यादा मुस्लिम आबादी थी नहीं। अगर आप देखें 7%, 9%, 2% ऐसे इसके आसपास। हेलो अमन जी, अभिजीत जी, तबेश जी, आप इस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? अभिषेक, मैं ये कहूंगा, आई फुली एग्री नंबर वन विद अमिताभ दैट you need numbers to define polarization in the first place. I agree on that. But from a perception point of view, there is a narrative that is always set, and polarization being a negative by design narrative, it puts many people off track in political circles. This ignites, it's an igniting factor, and it leads to a very difficult dimension when it comes to having a logical debate and having a logical way of working together. I will give a small example. I may not हम पोलराइजेशन को टच नहीं करेंगे, लेकिन आप ईवीएम की बात ले लीजिए। कितना शुरुआत में हमारे भाई नाहर सिंह ने ईवीएम के ऊपर जिस तरह से अपनी एक टिप्पणी करी, वो ही कैन हैव हिज रीजंस। इट कैन, ये नहीं हो सकता कि वो विदाउट रीजन कह रहे हैं। लेकिन देखिए, एक नैरेटिव फिक्स हो गया ना, एक अपने हिसाब से दे आर गोइंग। हम उसको कितना इजीली, मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ कि हम उसको इजीली उसको विक्टिम कार्ड कह देते हैं और कहते हैं कि नॉन स्ट्रेटेजिक वे में उनकी थॉट प्रोसेस चल रही है, and they are not able to think cohesively, or they're putting a communication plan in place or be very strategically ahead of the others.
the same happens when polarization is done. And I agree with you that this narrative, when it reaches a dimension which touches upon the different factors, it can be a constituency में it can be of value, दूसरे में it may, being short of numbers as Amitabh has rightly put it may not have any resonance. उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा उस constituency में. लेकिन वो नरेटिव जो है वो ओवरऑल नेशन के थॉट प्रोसेस को और द वे द पॉलिटी मैच्योर्स इट डेफिनेटली इफेक्ट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट the other side also to be strong and worthy. It may not be Congress. I'm personally not in favor, but there has to be someone. That space of opposition is wide open, and it's a space that someone has to secure, and to make that space conducive for the other person to come in. I believe that polarization will only make the path difficult. It is not leading to a conducive. हालांकि ये भी एक plank हो सकता है. For example, आप came in when there was disillusionment. They capitalized on it. They made hay, and today we see the way Punjab news is coming in. So I believe it is a double-edged sword, and if you're taking it as a weaponization, but it doesn't work in the longer run. थैंक यू अमन जी. अब हमारा समय लगभग पूरा होने की ओर है. केवल 8 मिनट हैं. बहुत सारी चीजों पर हमने बात किया और शायद बहुत सारी चीजें छूट भी गई. तो अभी उन सभी चीजों पर एक रिपोर्ट हम तैयार करने की हम लोग कोशिश करेंगे और इसको सभी साथियों के साथ शेयर किया जाएगा. मैं इस इलेक्शन को कुछ एक डिफरेंट नजरिए से देखता हूँ, और वो नजरिया ये है कि एक सरकार का इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी अगर वो सरकार चुनाव जीत लेती है और जितने भी अन्य मुद्दे होते हैं वो सब गौण हो जाते हैं और सरकार फिर से बनती है और उससे भी ज्यादा सीटें वो जीतती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही कुशल चुनावी प्रबंधन है. और साथ ही साथ जो पार्टी का नेतृत्व है, चाहे वो राज्य का नेतृत्व हो चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, उसने अपना जिम्मेदारी और अपना रोल बहुत इफेक्टिवली प्ले किया है. तो ये एक बिंदु है. दूसरा बिंदु ये है कि कांग्रेस, जिसे ये चुनाव जीतना चाहिए था, जो जितने भी सर्वेस थे जो सितंबर अक्टूबर में किए गए, उसमें सब में ये बताया गया कि कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हार रही है. तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का एक मिसमैनेजमेंट, लीडरशिप का सही तरीके से अपना रोल ना कर पाना, ये दर्शाता है. ये मुझे दिखाई देता है. और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अंत में फिर कहना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई और अन्य बात रखनी है या जो छूट रही है वो रख सकता है, अन्यथा हमारा समय अब पूरा हो चुका है और हम आपसे विदा लेना चाहेंगे. एक दो बिंदु मैं जोड़ना चाहता हूँ मेरी ओर से जी. इसमें यह है कि मार्जिन बहुत छोटे थे. 1/3 सीट ऐसे थे जिसमें 15% से कम का मार्जिन है. 24% ऐसे थे जिसमें 5% का ही मार्जिन है. तो मार्जिन ज़्यादा नहीं है. आप देखेंगे कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स देखें तो वोटों की संख्या हो सकता है कांग्रेस की ज़्यादा हो और बीजेपी कम हो, लेकिन ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं कि वन फर्स्ट पास द पोस्ट, जो 50% को पार कर गया वो जीता, तो ये सिस्टम का भी एक हो सकता है कि इसके अंदर प्रभाव पड़ा हो. इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, कभी ना कभी देखना चाहिए कि ऐसी कोई बात है. तो इसी हिसाब से इलेक्शन स्ट्रेटजी भी इसी हिसाब से बनानी चाहिए कि कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. थैंक यू. बिल्कुल सच बात है. अमिताभ जी, ये जो मार्जिन और लो मार्जिन सीट्स हैं, इस पर आपका क्या है विचार? क्योंकि हम लोग अपना सेशन कंप्लीट करने की ओर अग्रसर हैं और ये जो कुछ सीटें थी 30-40 जिसमें कम मार्जिन की वजह से कांग्रेस हार गई,
उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, क्या होता है, कम मार्जिन की जो सीटें होती हैं जनरली विधानसभा में, तो 5,000 वोट भी, 5,000 से कम इज कम मार्जिन ओनली, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी चुनाव, और मुझे इस चुनाव का नहीं ध्यान है, अगर आप कोई भी चुनाव उठा करके देख लें, ऐसा रेयरली होता है कि जो पार्टी जीत रही है वही सारी कम मार्जिन सीट्स में जीत रही है। समझे आप? अगर अगर मध्य प्रदेश में 165 सीटें भाजपा को हैं और 65 सीटें कांग्रेस को हैं, तो इसी अनुपात में जनरली लो मार्जिन सीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ऐसा रेयरली होता है कि लो मार्जिन की वजह से कोई हार गया कि या कोई जीत गया बहुत, क्योंकि यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो 8% का डिफरेंस है, तो यहाँ तो कोई लो मार्जिन का खेल है नहीं। करेक्ट। तो क्या है कि जैसे हम लोग, अभी अमन जी भी उस बात को कह रहे हैं, अभिजीत जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि अब ये चुनाव हो गए, अब सबसे पहले इसका एक ऑनेस्ट आकलन जरूरी है। जब तक आपका ऑनेस्ट आकलन नहीं होगा, सही एनालिसिस नहीं होगा, आपकी आगे की स्ट्रेटेजी सही नहीं होगी। ठीक है। तो 4-5 जो कांग्रेस सपोर्टर्स या कांग्रेस के जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम कांग्रेस, संक्षेप में रखूंगा बात, कि ये कारण है। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि कांग्रेस को इन पूरे 4 राज्यों में 10 लाख वोट ज्यादा मिले भाजपा से। ठीक है, तो बात सही है, लेकिन अगर ऐसा कोई कह रहा है तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सबसे पहले उस बंदे को रूम से बाहर कर देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस को विक्ट्री रैली निकालनी चाहिए थी ना, और लड्डू बांटने चाहिए थे। ठीक है। तो ये दिस इज लाइक, मतलब चाइल्डिश टॉक, चाइल्डिश टॉक जिसको कहते हैं ना, वो है ये। इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा कि ये हिंदुत्व की जीत है, ये हिंदुत्व की भी जीत है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं। परसेप्शन मैनेजमेंट है, क्लास पॉलिटिक्स है, कास्ट पॉलिटिक्स है, लाभार्थी पॉलिटिक्स है। 2 सरकारों में तो कांग्रेस, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वहां लाभार्थियों ने क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को वोट? देना चाहिए था ना। अगर लाभार्थी एक वोट बैंक की तरह क्रिएटेड है और इतने सारे स्कीम्स दोनों ने लॉन्च किए हैं, तो लाभार्थियों को वहां वोट देना चाहिए था, लेकिन शायद उतना वोट नहीं दिया, तो उसका भी आकलन जरूरी है। तीसरा एक है कि मनी पावर की भी बात हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अगर कोई कहता है कि पैसे की वजह से कांग्रेस ये चुनाव हार गई, तो कांग्रेस 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, क्या उसके पास पैसे कम थे? वहां पर पैसों के बेसिस पर कोई चुनाव हारता और जीतता नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के एमएलए के पास पैसा होना चाहिए था, फिर भी हार गए ना वो लोग। मनी इज अ हाइजीन फैक्टर। अगर ये लॉजिक है तो सारे कॉर्पोरेट्स के हम लोग एवीपी, डीवीपी और एसोसिएट डायरेक्टर, एमएलए हो गए होते आज। ऐसा नहीं है ना। पैसा इज जस्ट अ हाइजीन फैक्टर, वो आपको जस्ट चुनाव लड़ाने में ये करता है। ठीक है। तो जब एक हार हुई है तो बुरी हार है ये, क्योंकि हम लोग तो आंकड़ों में बात करते हैं, हमारा कोई भाजपा कांग्रेस से लेना देना नहीं। ये बुरी हार है। जब तक कांग्रेस पार्टी इसको ये नहीं रियलाइज करेगी कि हम बुरी तरह से हारे हैं, तब तक वो एक करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएगी। अगर वो करेगी कि हम हारे नहीं हैं, हम तो मॉरली जीते हैं, हम 10 लाख से हमको ज्यादा वोट आए हैं, तो कांग्रेस इसका सही एनालिसिस कर ही नहीं पाएगी, और आगे की उसकी रणनीति भी फॉल्टी होगी, क्योंकि उसका एनालिसिस और आकलन ही सही नहीं। बिल्कुल सही बात कही आपने अमिताभ जी। अभी मेरी योगेंद्र यादव जी से बात हो रही थी 2 दिन पहले, और वो मुझे साइकोलॉजिकल वॉर की बात बता रहे थे, और कह रहे थे कि साइकोलॉजिकल बीजेपी हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है कि कांग्रेस ये हार चुकी है और कांग्रेस इस 24 की रेस से आउट हो गई है। और इसी पे काफी लंबी चर्चा हुई, लेकिन सभी का अपना पक्ष होता है, अपना सोचने का नजरिया होता है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, वो इस पर कितना मंथन करेगा, चिंतन करेगा। अभी आज जो बैठक चल रही है इंडिया अलायंस की, इसमें भी कुछ बड़ा निकलने वाला है, और ये भी परसेप्शन लेवल पे एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो सकता है अगर ये सभी 28 दल मिलकर एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। आप सभी ने यहाँ समय दिया, बहुत सार्थक चर्चा हुई, और सभी ने अपना पक्ष रखा। नाहर सिंह जी, तपेश गौड़ जी, अभिजीत जी, अमिताभ जी, अमन जी, दीप्ति विलास सर और अंतरंग जी,
और अन्य साथी जो जुड़े हुए थे, आए गए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पे जो भी हमारी चर्चा हुई है, इसका हम लोग एक रिपोर्ट आप लोगों को जल्द ही प्रेषित करेंगे। आप सभी ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगली मीटिंग के लिए हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।